नमस्कार। आज हम भारत के दो सबसे मजबूत लोकतांत्रिक स्तंभों यानी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए एक बड़े टकराव की बात करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली कानूनी मामला नहीं है, बल्कि ये शक्तियों के बंटवारे और संस्थाओं की अपनी आज़ादी के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। द हिंदू के इस समाचार विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, इस पूरे मुद्दे की एक-एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के इन दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक पिलर्स के बीच इस टकराव के असल मायने क्या हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चुनाव आयोग के इस बड़े ही दमदार बयान से जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया। इसमें ईसीआई ने साफ साफ कहा कि देखिए, मतदाता सूची में सुधार कैसे और कब होगा, ये तय करना सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। इसमें कोई और अथॉरिटी दखल नहीं दे सकती, यहाँ तक कि अदालत भी नहीं। और यहीं से इस पूरे टकराव की नींव पड़ी। तो चलिए, इस टकराव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में ये लड़ाई है अधिकार क्षेत्र की, यानी जुरिस्डिक्शन की। सवाल ये उठता है कि चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग की अपनी सीमा कहाँ तक है और कहाँ से कोर्ट का दखल शुरू हो सकता है। यहाँ पर देखिए, दोनों पक्ष बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है याचिकाकर्ता जो कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई देश भर में एक रेगुलर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर होना चाहिए ताकि मतदाता सूची से विदेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें बाहर किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का जवाब देखिए, बिल्कुल सीधा और सपाट कि किसी भी रिवीजन का समय और तरीका तय करना हमारा अपना विशेष अधिकार है और ये अदालती दायरे से पूरी तरह बाहर है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग इतने आत्मविश्वास से ये दावा कर कैसे रहा है, आखिर ये अधिकार उन्हें मिलता कहाँ से है। चलिए उस कानूनी बुनियाद को देखते हैं जो ईसीआई को इतनी शक्ति देती है। और हाँ, ये समझना उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे संवैधानिक निकायों की शक्तियों से जुड़ा टॉपिक है। और ये रहा उसका जवाब, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। यही वो ऐतिहासिक कानून है, वो बुनियाद है जिस पर भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था टिकी है। ये एक्ट 1960 के नियमों के साथ मिलकर चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और उसमें किसी भी तरह के बदलाव करने की जबरदस्त शक्तियां देता है। तो सबसे अहम बात, ये कानून ईसीआई को करने क्या देता है। देखिए, उन्हें संशोधन की पॉलिसी पर पूरा विवेकाधिकार है। वो तय कर सकते हैं कि रिवीजन गहन होगा या सरसरी, और ये हालात पर निर्भर करेगा। टाइमिंग पर उनका पूरा कंट्रोल है। कानून में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि उन्हें रिवीजन करना ही पड़े, और वो जब चाहें किसी भी एक क्षेत्र में स्पेशल रिवीजन भी करा सकते हैं। यही वो कानूनी आधार है जिस पर ईसीआई अपने विशेष अधिकार क्षेत्र का दावा कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कानून और राजनीति अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो कानूनी बहस हो रही है ना, ये यूं ही हवा में नहीं हो रही है। इसका एक बहुत ही तात्कालिक राजनीतिक संदर्भ भी है जिसने इस मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। और वो वजह है बिहार। जी हाँ, ये पूरा मामला असल में बिहार में चल रहे एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो विवाद है, उसी के बीच सामने आया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई ठीक उस वक्त हो रही है जब बिहार में इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। और यहीं से पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। विपक्षी दलों समेत याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिहार में जो हो रहा है वो मतदाता सूची में सुधार की आड़ में असल में नागरिकता की जांच है। ये एक बहुत ही सीरियस आरोप है जो इस पूरे मामले को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया से उठाकर एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल देता है। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े टकराव और विवाद के बाद हुआ क्या? क्या चुनाव आयोग अपनी बात पर अड़ा रहा या फिर कोई बीच का रास्ता निकला? चलिए देखते हैं कि ईसीआई ने आगे क्या करने का फैसला किया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अपनी आज़ादी पर जोर देते हुए भी चुनाव आयोग ने अदालत को ये भरोसा दिलाया कि वो मतदाता सूचियों की पवित्रता और अखंडता बनाए रखने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने कहा, आप हमें आदेश नहीं दे सकते, लेकिन हम अपना काम बखूबी जानते हैं और कर भी रहे हैं। और ये सिर्फ कोरा आश्वासन नहीं था। ईसीआई ने कोर्ट के सामने एक ठोस प्लान भी रखा। उन्होंने बताया कि देखिए, 5 जुलाई को सभी राज्यों को चिट्ठी भेजकर प्री रिवीजन गतिविधियां तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बाद पूरे देश में एक फुल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, जिसके लिए क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2026 रखी गई है।
तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक लोकतंत्र में किसी संस्था की अपनी संवैधानिक स्वायत्तता और न्यायपालिका की निगरानी की शक्ति, इन दोनों के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये भारत के लोकतंत्र के कामकाज के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगा। हमारा अगला विषय भारत के सबसे अहम एक्सपोर्ट सेक्टर्स में से एक यानी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर है। हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका के टैरिफ ने अचानक इस पूरे उद्योग पर एक बहुत गहरा और गंभीर असर डाला है। ये शब्द हैं आदिल कोतवाल के, जो क्रिएशंस जेम्स एंड ज्वेलरी के सीईओ हैं, और उनकी बातों में जो चिंता है ना, वो असल में पूरे सेक्टर की आवाज है। एक ऐसा सदमा लगा है जिसके लिए कोई भी बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। मतलब एक स्टेबल ट्रेड रिलेशनशिप जो सालों से चल रहा था, वो देखते देखते कुछ ही महीनों में कैसे पूरी तरह से बदल गया। स्क्रीन पर देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। अप्रैल तक हीरो पर कोई टैरिफ नहीं था, 0%। और फिर देखिए, 9 अप्रैल को 10%, 8 अगस्त को 25% और 27 अगस्त तक ये बढ़कर 50% हो गया। मतलब सिर्फ 4 महीनों के अंदर 0 से 50%। ये एक जबरदस्त पॉलिसी शॉक था जिसका असर तुरंत होना ही था। तो कागज पर ये जो पॉलिसी बदली है, इसका जमीन पर क्या असर हो रहा है? चलिए अब पॉलिसी से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जो इस इंडस्ट्री की असली जान है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। हम बात कर रहे हैं उन हजारों कुशल कारीगरों की जिनके हाथों का हुनर दुनिया के सबसे खूबसूरत हीरों और गहनों को तराशता है। आज उन सब की रोजी रोटी, उनकी आजीविका एक बड़े खतरे में आ गई है। और देखिए, ये झटका एक ऐसे समय पर लगा है जब इंडस्ट्री पहले से ही मुश्किलों से जूझ रही थी। सूरत डायमंड वर्कर्स यूनियन के भावेश टैंक बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा दबाव था, तो इन टैरिफ्स ने, आप कह सकते हैं, जलते पर तेल का काम किया है। इस संकट का पैमाना समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। 10 लाख, इतने लोग सिर्फ सूरत के हीरा उद्योग में काम करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 10 लाख परिवारों की कहानियां हैं जिनकी जिंदगी इस उद्योग से जुड़ी हुई है। चलिए अब इसके आर्थिक पहलू को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ कारीगरों पर नहीं पड़ रहा। जो बिजनेस हैं, उनका माल जो शिप होने के लिए तैयार था, वो सब अब फैक्ट्रियों में अटका पड़ा है। सबसे पहले एक बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, टैरिफ। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का टैक्स है जो कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। इसका मकसद होता है बाहर के सामान को महंगा कर देना, ताकि देश के अंदर बनने वाले सामान को फायदा मिले। लेकिन जब आप भारत जैसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो यही टैरिफ आपके सामान को दूसरे देश के बाजार में बहुत महंगा बना देता है। और जो हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी में पढ़ते हैं, वो यहाँ असलियत में दिख रहा है। इस चार्ट को देखिए। जैसे ही पहला सिर्फ 10% का टैरिफ लगा, उसके तुरंत बाद अप्रैल से जून के बीच एक्सपोर्ट्स में सीधे सीधे 39% की गिरावट आ गई। मतलब असर फौरन और बहुत जबरदस्त था। और सोचिए, ये तो सिर्फ 10% टैरिफ का असर था। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बॉडी GJPC का अनुमान है कि जब ये टैरिफ 50% पर लागू होगा, तो अमेरिका जाने वाले कुल एक्सपोर्ट में 75% तक की गिरावट आ सकती है। ये आंकड़ा वाकई में बहुत बड़ा और डराने वाला है। तो अब एक जरूरी सवाल उठता है, अगर अमेरिका जैसा बड़ा खरीदार भारत से माल नहीं खरीदेगा तो वो कहाँ जाएगा? अर्थशास्त्र में इसे हम ट्रेड डाइवर्जन कहते हैं, मतलब व्यापार का रास्ता बदल जाना। और जाहिर है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई और खिड़कियां खुल जाती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का ये बिजनेस थाईलैंड, वियतनाम, दुबई और तुर्की जैसे देशों की तरफ जा सकता है, क्योंकि टैरिफ के बाद अब अमेरिकी खरीदारों के लिए वो ज्यादा सस्ते और आकर्षक विकल्प बन जाएंगे। लेकिन इन मुश्किल आंकड़ों के बावजूद इंडस्ट्री के अंदर से एक ही आवाज नहीं आ रही है। इस संकट को लेकर लोगों के विचार बटे हुए हैं। एक तरफ GJEPC के चेयरमैन किरीट भंसाली जैसे लोग हैं, जो छोटे और मझोले बिजनेस यानी SMEs को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। उनका कहना है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो शायद इस झटके को झेल जाएं, लेकिन इस सेक्टर की जान, जो छोटे बिजनेस हैं, उनके लिए टिके रहना बहुत मुश्किल होगा। और फिर दूसरी तरफ हैं किरण डायमंड्स के दिनेश लखानी जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज। उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं
क्या ये पहली बार है कि हमारे सामने कोई चुनौती आई है? नहीं, हम हमेशा ऐसे मुश्किलों से और मजबूत होकर निकले हैं। ये एक तरह का आत्मविश्वास है जो सालों के अनुभव से आता है। तो यहाँ हमें दो तरह की सोच साफ साफ दिखती है। एक सोच है जो शॉर्ट टर्म संकट पर फोकस कर रही है कि अभी एसएमईज का क्या होगा, बिजनेस दूसरे देशों में चला जाएगा। और दूसरी सोच लॉन्ग टर्म की है, जिसका मानना है कि भारत की असली ताकत उसका स्किल्ड लेबर और मार्केट पर दबदबा ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये जो आत्मविश्वास है, ये हवा में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है ये नंबर 97%। सोचिए, दुनिया में बिकने वाले हर 100 में से 97 हीरे भारत में ही कट और पॉलिश होते हैं। ये एक ऐसा दबदबा है जिसे रातों रात कोई दूसरा देश हासिल नहीं कर सकता। यही भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। तो एक तरफ इंडस्ट्री के अंदर ये बहस चल रही है और दूसरी तरफ बाहर से इतना बड़ा दबाव है। ऐसे में अब सबकी नजरें सरकार पर हैं कि वो क्या कदम उठाती है और इंडस्ट्री सरकार से क्या चाहती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इंडस्ट्री सरकार से कोई बेल आउट पैकेज या पैसा नहीं मांग रही, वो मांग रहे हैं रेगुलेटरी रिलीफ, मतलब नियमों में थोड़ी ढील, ताकि इस मुश्किल वक्त में उन्हें सांस लेने की जगह मिले। जैसे कि ड्यूटी फ्री सोने को 90 दिन में एक्सपोर्ट करने की शर्त में थोड़ी नरमी बरती जाए, या ग्राहकों को पेमेंट के लिए 9 महीने की जगह 15 महीने का वक्त दिया जाए। तो ये अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए मदद मांगना है, बैसाखी मांगना नहीं। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हर देश अपने बाजारों को बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, ऐसे में क्या भारत का हुनर, उसके कारीगरों का अद्वितीय कौशल 50% जैसी भारी भरकम टैरिफ पर जीत हासिल कर पाएगा? ये सवाल सिर्फ हीरा उद्योग का नहीं, बल्कि भारत की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का है। केरल से आई एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के आंकड़ों में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसने पब्लिक हेल्थ की दुनिया में हलचल मचा दी। ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो हमारा अगला विषय है भारत के केरला से जुड़ा हुआ एक केस स्टडी, पब्लिक हेल्थ डेटा की। हुआ ये कि कुछ सरकारी आंकड़ों ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सवाल ये है कि भाई ये आंकड़े रातों रात बदल कैसे गए, और इस पूरी घटना से पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल है। सोचिए, एक हेल्थ क्राइसिस चल रहा है और अचानक कंफर्म्ड डेथ्स का आंकड़ा सिर्फ एक दिन में 2 से सीधे 17 पर पहुंच जाता है। कैसे? यही वो मिस्ट्री है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस पहेली को ही समझेंगे, फिर ये बीमारी क्या है उस पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद जो ये नंबर्स बदले हैं उनकी गहराई से जांच करेंगे। क्या ये सिर्फ एक करेक्शन था या कुछ छिपाया जा रहा था? और सबसे जरूरी, आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेटा इतना जरूरी क्यों है। चलिए तो शुरू करते हैं। सीधे उस पॉइंट पर आते हैं जिसने ये सारा विवाद खड़ा किया, मौत के आंकड़ों में वो ड्रामेटिक चेंज। ये देखिए, 10 सितंबर तक ऑफिशियल आंकड़ा था सिर्फ 2 मौतों का, सिर्फ 2। और फिर ठीक अगले ही दिन 11 सितंबर को ये नंबर उछलकर 17 हो गया। मतलब सिर्फ 24 घंटों में इतना बड़ा जंप। आखिर हुआ क्या था? अब देखिए, इन नंबर्स के पीछे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी छिपी है, और अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो ये पहेली कभी नहीं सुलझेगी। तो चलिए जानते हैं ये अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस आखिर है क्या भला। देखिए, अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस एक रेयर लेकिन बहुत ही जानलेवा ब्रेन इन्फेक्शन है। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, जैसे कि नेग्लेरिया फाउलेरी। ये अक्सर तालाबों और झीलों के गर्म रुके हुए पानी में मिलता है। होता ये है कि जब कोई ऐसे पानी में जाता है तो ये अमीबा नाक के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है और वहां जाकर ब्रेन टिश्यू को खत्म करना शुरू कर देता है। और इसका फेटेलिटी रेट 97% से भी ज्यादा है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ थ्रेट है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बीमारी कितनी सीरियस है, तो चलिए वापस उन नंबर्स पर चलते हैं। एक तरह से उनकी फोरेंसिक जांच करते हैं कि बदला तो बदला, पर क्या बदला। ये जो टेबल है ना, ये पूरी कहानी बयां करती है। 10 सितंबर तक देखिए 2 तरह की कैटेगरी थी, कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड, यानी पुष्ट और संदिग्ध। 18 कंफर्म्ड केस,
42 सस्पेक्टेड केस और मौतों में 2 कंफर्म्ड और 14 सस्पेक्टेड। लेकिन 11 सितंबर की रिपोर्ट में ये सस्पेक्टेड वाली कैटेगरी ही गायब हो गई। सब कुछ कंफर्म्ड बन गया और बस इसी वजह से नंबर्स अचानक इतने बड़े दिखने लगे। तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या कहा? यहाँ उनकी सफाई का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। उन्होंने कहा कि 64 मामलों की अब माइक्रोस्कोपिकली कंफर्म्ड यानी सूक्ष्मदर्शी से पुष्टि हो गई है। ये शब्द बहुत जरूरी है। मतलब उनके हिसाब से संदिग्ध मामले कहीं गए नहीं, बल्कि लैब में टेस्ट होने के बाद उन्हें कंफर्म्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया। और बस इसी रिक्लासिफिकेशन या पुनर्वर्गीकरण से 2 अलग-अलग थ्योरीज सामने आई। एक तरफ ये कि डेटा को बस ठीक किया जा रहा था और दूसरी तरफ कि मामला कुछ और ही है। एक पक्ष का आरोप सीधा-सीधा था कि ये एक कवर अप है, एक लीपापोती है। उनका कहना था कि डिपार्टमेंट पहले कम नंबर बता के अपनी नाकामी छिपा रहा था और जब प्रेशर बढ़ा तो एकदम से सारे नंबर एक साथ सामने रख दिए। वहीं दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल लाइन क्या थी? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ डेटा का रिक्लासिफिकेशन है। एक नोट जारी करके बताया गया कि जो पहले सस्पेक्टेड केस थे उन्हें अब माइक्रोस्कोप और पीसीआर टेस्ट से कंफर्म कर लिया गया है और इसीलिए उन्हें ऑफिशियल आंकड़ों में जोड़ा गया है। तो देखिए, ये मामला सिर्फ नंबर्स के बदलने का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जुड़ा है गवर्नेंस से और पब्लिक के भरोसे से। जरा सोचिए, अगर किसी क्राइसिस के बीच सरकारी आंकड़े ही अचानक बदल जाएं, तो लोग भरोसा कैसे करेंगे? यही तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टेकअवे है। सही डेटा के बिना सरकारें सही पॉलिसी कैसे बनाएंगी? उन्हें पता कैसे चलेगा कि कहाँ रिसोर्स भेजने हैं, कहाँ मदद की ज्यादा जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी। अगर रिपोर्टिंग पारदर्शी नहीं है तो सरकार को जवाबदेह कौन ठहराएगा? इसके बिना तो अकाउंटेबिलिटी की बात ही बेमानी है। और यहीं आकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पे लाके खड़ा कर देती है कि किसी हेल्थ क्राइसिस के दौरान ज्यादा जरूरी क्या है? डेटा की पूरी क्लैरिटी, भले ही उससे लोगों में पैनिक फैले, या फिर लोगों को शांत रखने के लिए जानकारी को कंट्रोल करना? ये वो बैलेंस है जिसे बनाना शायद किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक होता है। तो हमारा अगला विषय है बोडोलैंड पिग मिशन। देखिए, ये सिर्फ सुअर पालने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा खाका जो हमें ये दिखा सकता है कि कैसे साइंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और लोकल ज़रूरतें, ये सब मिलकर एक पूरे इलाके की इकोनॉमी का चेहरा बदल सकते हैं। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका एक मुमकिन जवाब हमें बोडोलैंड पिग मिशन में देखने को मिलता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये मिशन सिर्फ पिग फार्मिंग तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि उस इलाके की जरूरत क्या थी, फिर खुद इस मिशन के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यूरोपियन सहयोग की क्या भूमिका है, फिर इसके पीछे की साइंस को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके बड़े टारगेट्स की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पॉर्क सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि वहाँ की संस्कृति और लोकल इकोनॉमी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कोई भी त्योहार हो, कोई जश्न हो, ये उसका सेंटर होता है। लगभग हर घर में सूअर पाले जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादातर बिना किसी वैज्ञानिक तरीके के पारंपरिक ढंग से ही होता आया है। तो असली चुनौती कह सकते हैं यहीं से शुरू होती है। एक तरफ तो देखिए पॉर्क की जबरदस्त डिमांड है और दूसरी तरफ वही पुराने पारंपरिक तरीके। अब ये तरीके इतनी बड़ी मांग को साइंटिफिक और हाइजीनिक तरीके से पूरा कर ही नहीं पा रहे थे। तो इसी गैप को, इसी अंतर को भरने की जरूरत थी। और बस इसी चुनौती का जवाब बनकर सामने आया बोडोलैंड पिग मिशन। ये सरकार की तरफ से शुरू की गई एक पहल है जिसका एक ही मकसद है, पिग फार्मिंग के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से बदल देना। तो आखिर ये मिशन है क्या चीज? ये 2021 में शुरू हुआ एक कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट है। इसका सीधा सा लक्ष्य है बोडोलैंड रीजन को हाई क्वालिटी पिग प्रोडक्शन का एक हब बनाना, और इसके लिए जाहिर है मॉडर्न साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मिशन की सबसे खास बात है इसका टीम वर्क मॉडल।
इसमें लोकल बोडोलैंड सरकार तो है ही, साथ में नीदरलैंड्स और डेनमार्क की एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। और ये पार्टनर्स सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि वो अपने साथ दशकों का तजुर्बा, फार्म मैनेजमेंट की बेस्ट टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ब्रीडिंग की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। सच कहें तो यही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इस मिशन की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि यूरोप का जो दशकों का अनुभव और एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका सीधा ट्रांसफर इस रीजन में हो रहा है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। मिशन के लिए लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नाम के एक ब्रिटिश ब्रीड को चुना गया है, और कमाल की बात यह है कि ये ब्रीड नीदरलैंड से लाई जा रही है। ऐसा इसलिए ताकि इस बात की गारंटी हो कि जानवरों की जेनेटिक लाइन एकदम शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। मिशन से जुड़े एक ऑफिसर पुष्पदर दास के इस बयान से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ लोकल लेवल पर प्योर ब्रीड मिलना मुश्किल है, इसीलिए बाहर से सुअर मंगाना जरूरी हो गया था, ताकि प्रोडक्शन की क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो। चलिए अब मिशन के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, यानी इसके पीछे की साइंस। ये सिर्फ एक अच्छी नस्लें आने की बात नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे माहौल को, पूरे सिस्टम को साइंटिफिक बनाने की बात है। और ये स्लाइड ये जो फर्क है ना, उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, पहले क्या था? लोकल मिक्स ब्रीड्स। अब क्या है? एकदम प्योर ब्रीड, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। पहले थे बस मामूली से बाड़े, अब है बायोसिक्योर न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स। और जहां पहले सब कुछ बस अंदाजे से होता था, मतलब इनफॉर्मल नॉलेज, अब 115 किसानों को बाकायदा फॉर्मल ट्रेनिंग दी गई है। मतलब ये एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक संपूर्ण बदलाव। यहाँ पर ये बायोसिक्योर शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है कि ऐसा फार्म जिसे इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि कोई भी बीमारी अंदर घुस ही न सके। इसके लिए बहुत कड़े नियम होते हैं। इससे न सिर्फ सुअर हेल्दी रहते हैं, बल्कि हम इंसानों के लिए भी जो मांस बाजार में आता है वो एकदम सेफ होता है। ये पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो इन सब साइंटिफिक सुधारों का, इस पूरी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? चलिए अब मिशन के बड़े टारगेट्स पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये भविष्य में क्या हासिल करना चाहता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की एक साफ सुथरी टाइमलाइन है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई, 2025 के आखिर तक फार्म बनकर तैयार हो जाएगा और फिर जनवरी 2026 में पहली खेप आएगी और अपनी पूरी कैपेसिटी पर पहुंचने का टारगेट है लगभग 2033 तक का। तो ये एक लंबी दौड़ की तैयारी है। और ये है वो बड़ा नंबर, वो बड़ा लक्ष्य। मिशन का मकसद है कि जब ये अपनी पूरी क्षमता पर काम करने लगेगा, तब हर रोज 1 लाख किलोग्राम हाई क्वालिटी हाइजीनिक पोर्क का प्रोडक्शन हो। सोचिए, ये आंकड़ा एक गेम चेंजर है जो इस इलाके की आज की प्रोडक्शन कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा है। ये पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है। और ये सिर्फ एक प्रोडक्शन का आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक विजन है। विजन ये है कि बोडोलैंड रीजन को पूरे नॉर्थ ईस्ट और शायद देश के बाकी हिस्सों के लिए भी साफ और सुरक्षित पोर का मेन सप्लायर बनाया जाए। ये मेक इन इंडिया का एक जबरदस्त लोकल उदाहरण है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या बोडोलैंड पिग मिशन सिर्फ एक रीजनल प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा, या फिर ये भारत में खेती के भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर फार्म्स के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? क्या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और लोकल ज़रूरतों का ये संगम देश के दूसरे हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। हमारा अगला विषय है भारतीय संघ सरकार में विकलांगता अधिकार कानून और असल में जो रोजगार मिल रहा है उसके बीच का एक बहुत बड़ा फासला। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे सामाजिक न्याय और हमारे संविधान में किए गए वादों की हकीकत से जुड़ा हुआ है। चलिए इस मुद्दे को समझने के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। पहला आंकड़ा है 4%। ये वो वादा है जो कानून में किया गया है, और ये लगभग 1.1%। ये है जमीनी हकीकत। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा गैप, ये इतना बड़ा अंतर है क्यों? इस गैप को समझने के लिए हमें पहले उस वादे को समझना होगा जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से सामने आया था। तो देखिए, 2016 का जो अधिनियम था वो एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मकसद ही यही था कि आरक्षण का दायरा 3% से बढ़ाकर 4% किया जाए और कुछ खास तरह की विकलांगताओं के लिए मौके और भी बढ़ाए जाएं। तो एक इतना मजबूत कानून आने के बाद हुआ क्या?
आप भी यही सोच रहे होंगे कि रोजगार के आंकड़े तो बेहतर हुए ही होंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? चलिए देखते हैं। जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। अब देखिए, 1 दशक मतलब 10 साल, ये एक बहुत लंबा समय होता है। इतने बड़े कानूनी बदलाव के बाद भी जो प्रतिनिधित्व के आंकड़े हैं वो लगभग वहीं के वहीं खड़े हैं, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। आप यहाँ खुद देख सकते हैं 2011 से 2022 तक, मतलब पूरे 11 सालों में विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत 1% से बढ़कर सिर्फ 1.15% तक ही पहुंचा। ये जो ठहराव है ना, यही समस्या की गहराई को दिखाता है। तो फिर सवाल वही है, ये आंकड़े इतने कम क्यों हैं? इसका जवाब मजे की बात है कि खुद डेटा में ही कहीं छिपा हुआ है। सोचिए, जब डेटा ही पूरा ना हो, उसमें इतनी सारी दिक्कतें हों, तो समस्या की पूरी तस्वीर देख पाना और उसका सही सही मूल्यांकन करना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ डेटा के खामियों तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत ही मौलिक, कानूनी और संवैधानिक सवाल भी है जो अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। अदालत का ये बयान बहुत कुछ कहता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आरक्षण नीति को लागू करने के तरीके में ही शायद कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। ये कोई छोटा-मोटा तकनीकी सवाल नहीं है। ये मुद्दा सीधा इस बात से जुड़ा है कि आरक्षण का असली फायदा किसे मिल रहा है, और इसी बड़े सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। और यही सवाल इस अधिनियम को लागू करने में सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती बना हुआ है। तो अब तक की पूरी तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ हमारे पास एक बहुत ही प्रगतिशील कानून है और दूसरी तरफ है रुके हुए आंकड़े, अधूरा डेटा और इसे लागू करने के तरीके पर एक गहरी कानूनी बहस। असली चुनौती असल में यही है। कानून तो बना दिया गया है, लेकिन उस कानून के वादे को हकीकत में बदलने वाला जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है। और अंत में ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोई भी समाज कागज पर लिखे अधिकारों और असल जिंदगी में मिलने वाले अधिकारों के बीच की इस गहरी खाई को आखिर भरेगा कैसे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।